हेलो दोस्तों, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने इन्वेजन ऑफ फॉरेन मतलब जो विदेश से जो लोग आए थे, बाद में आक्रमण वगैरह किया। हमने अलेक्जेंडर की बात की, जो ग्रीक लोग थे, पर्शियन लोग थे, है ना? तो उन सब की भी हमने बात की थी। अब हम उसके आगे देखते हैं कि भैया जो मगध एम्पायर के हमने इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ की बात की थी कि मगध में भैया जो हर्यंका डायनेस्टी हुई, हर्यंका शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी हुई। उसके बाद में हम देखते हैं कि नंदा डायनेस्टी के बाद में भाई मौर्य एम्पायर जब हुआ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है कि नंदा डायनेस्टी में जैसे हमने देखा था कि जो महापद्म नंदा थे, महापद्म नंदा के बाद में जो उनका बेटा आता है धनानंद, धनानंद जो कि मतलब टैक्स रिजीम बहुत ज़्यादा करता है, भोग विलासिता में व्यस्त रहता है, प्रजा पे इतना ध्यान नहीं देता है। चाणक्य जब उसको समझाने गए तो उसने चाणक्य की इंसल्ट की थी, और चाणक्य की इंसल्ट करने का चाणक्य ने एक तरीके की प्रतिज्ञा ले ली थी, एक तरीके प्रण ले लिया था कि मैं यहाँ इस गद्दी पे एक महान शासक को बिठा लूंगा जो प्रजा के हितों में कार्य करेगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा और अपने आप को सुदृढ़ करेगा, अपनी प्रजा के लिए बहुत हितों में कार्य करेगा। तो उन्होंने इस तौर पे उसको लिया और उसकी मतलब कि जो नंदा डायनेस्टी का जो रूलर था धनानंद, उसको हटाने का प्रयास में उन्होंने वो एक प्रतिज्ञा ली हुई थी। आगे हम देखते हैं कि उनको इसी तलाश में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उनको देखने को मिला कि इस बालक में बहुत प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है। इसको अगर तराशा जाए, इसको अगर ट्रेनिंग दी जाए, इसको सिखाया जाए, शिक्षा दी जाए, तो ये बहुत अच्छा शासक बन सकता है। तो हम वही चीज़ देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की और चाणक्य के साथ में मिलकर उसने काफ़ी कुछ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तो हम वो चीज़ देखते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य, अब जैसे नंदा डायनेस्टी तो खत्म हो गई। अब नंदा डायनेस्टी के बाद में हम देखते हैं कि मौर्य एम्पायर जब शुरुआत होता है, तो मौर्य एम्पायर कैसे शुरुआत होता है? तो मौर्य एम्पायर के हम समय देखते हैं 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक का। अब इसमें मौर्य एम्पायर में क्या, चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं, उसका बेटा बिंदुसार आ जाता है, फिर अशोक आ जाते हैं। अशोक जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। उसका और भी कई राजा वगैरह आते हैं, लेकिन हम मेजरली हम देखें तो उनका जो समय है वो 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हमें कहाँ से मिलता है? हमें 2 अकाउंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ अकाउंट से बोला गया है, मतलब कि अकाउंट्स बोले तो एक तरीके के लेख वगैरह, या हमें एक तरीके के अकाउंट्स या बुक्स वगैरह मिली हैं, एक तरीके का हमें कुछ सोर्स वगैरह मिले हैं। तो उसमें कई जगह बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक शूद्र वुमेन, एक शूद्र दासी थी जिसके गर्भ से हुआ था। उसका नाम था मुरा। तो मुरा नाम की महिला के गर्भ से हुआ था। कुछ जगह हमें ये देखने को मिलता है, कुछ जगह ये बोलते हैं द रूलिंग क्लेन इन अ पिपलीवेना ऐसा कुछ नाम था, जो कि मॉडर्न है गोरखपुर, आज के समय गोरखपुर है। उस समय पिपली हिलवाना ऐसा कुछ बोलते थे। तो उस समय वहाँ पर इनका जन्म हुआ। कुछ जगह बोलते हैं कि शूद्र दासी के पास में इनका जन्म हुआ, कुछ जगह बोलते हैं ये हुआ, लेकिन ये हमें सोर्स मिलते हैं। वहीं पर चाणक्य का तो हम देखते हैं, चाणक्य ने जैसे खोज में निकले ही थे कि हमें एक महान शासक चाहिए। तो उन्होंने इसी बालक को देखा, इसकी विलक्षण प्रतिभाओं को देखा, उनको लगा कि भाई ये आगे कुछ कर सकता है। तो उन्होंने उसकी ट्रेनिंग वगैरह करना शुरू की, शिक्षा देना शुरू किया, और उनके ही साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य को बढ़ाया। तो हम उसी के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। अब है इन अ प्ले ऑफ मुद्र राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त। अब जो एक तरीके का नाटक है मुद्र राक्षस, वो किसने लिखा? विशाखा दत्त ने लिखा है। तो उसमें हमें पता लगता है ही इज सेड टू हैव ऑन अ वार अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर, कि उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त कर ली थी, किसके मतलब कि अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ ऐसा युद्ध लड़ा था और उसमें विजय प्राप्त कर लिया। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? जैसे हमने देखते हैं कि पर्शियन और ग्रीक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर का ही गवर्नर था एक तरीके से हम देख सकते हैं सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य ने जंग की थी और उसको जीत भी लिया था। अब उसके में हुआ क्या? ग्रीक गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर, कि बोले अलेक्जेंडर का ही ये गवर्नर था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। एज अ रिजल्ट ऑफ पीस ट्रीटी। अब शांति समझौते के लिए क्या हुआ? शांति समझौते के लिए सेल्यूकस मैरिड हिज डॉटर हेलेनिना विद चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब शांति समझौते के लिए हुआ ये कि जो गवर्नर था सेल्यूकस निकेटर, उसने अपनी जो पुत्री थी, उसकी जो बेटी थी हेलेनिना, उसका विवाह करा दिया चंद्रगुप्त मौर्य से, है ना। और एंड सेंड एन एम्बेसडर, और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में अपने एक एम्बेसडर को भेजा, अपने है ना, उसका नाम था मेगास्थनीज।
टू मौर्यन कोर्ट। जो मेगास्थनीज था वो मौर्यन कोर्ट में रहा करता एज एम्बेसडर था इसका सेल्यूकस निकेटर का। हु रेड इंडिका, और मेगास्थनीज ने बुक लिखी कौन सी, इंडिका। इन्वेटेड अकाउंट्स ऑफ मॉडर्न कोर्ट्स। अब उसी के इंडिका में हमें पता चलता है कि भाई मॉडर्न कोर्ट्स मतलब कि भाई मौर्य का जो दरबार था, मौर्य साम्राज्य का जो दरबार था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो कैसा था, उसकी एंड लाइफ, उसके मतलब कि जीवन वगैरह क्या था, एंड कैपिटल राजगीर। तो उस जो राजगीर वगैरह में मिलता है। एक तरीके हम देख सकते हैं कि जो इंडिका जो बुक लिखी है तो जो कि मतलब मेगास्थनीज है, तो मेगास्थनीज अपने पूरे जीवन काल में हम देख सकते हैं कि मौर्य दरबार में रहा, मौर्य कोर्ट में रहा। तो उसने राजगीर मतलब उसकी जो कैपिटल थी और जहाँ किस तरीके से राज्य काम करता है, दरबार में क्या क्या चीज़ हो रही थी, वो सब चीज़ हम देखने को मिलती है इंडिका में, उसकी बुक में। अब हम देखते हैं कि भाई चाणक्य क्या थे। अब चाणक्य जैसे हमने बात की, चाणक्य अ स्कॉलर हु हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की काफ़ी मदद की थी राज्य को स्थापित करने में, है ना, इन डिफीडिंग नंदा रूलर धनानंद। और जैसे कि मैं बताया था कि नंदा रूलर को इन्होंने चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंदा डायनेस्टी का रूलर था धनानंद, उसको हरा दिया था और अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। हु इंसल्टेड हिम। अब और जो नंदा डायनेस्टी का रूलर था धनानंद, उसने ही चाणक्य की इंसल्ट की थी। इसी के रिवेंज में मतलब चाणक्य ने एक नया शासक लाने की कोशिश की थी। तो उसी को मतलब चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार तो किया। वॉज लेटर अपॉइंटेड एज अ पीएम इन मौर्यन कोर्ट। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो शासक बन गए, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार थे उसके जो प्रधानमंत्री हम देख सकते हैं, एक तरीके के हम महामंत्री पीएम बोल सकते हैं, वो चाणक्य थे। राजा के बाद दूसरा ओहदा जो होता था पीएम का ही होता था, तो जो कि अपने चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य भी बोला जाता है। उनकी बुक कौन सी थी, अर्थशास्त्र। जैसे हम देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का वो चाणक्य की बुक लिखी हुई बुक है अर्थशास्त्र। उसका हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इसका स्टेट्स का देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स के बारे में मिलता है, पॉलिटिक्स के बारे में देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स मतलब कि राजनीतिक शास्त्र के बारे में देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र के बारे में देखने को मिलता है, और राज्य किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें हमें उसे अर्थशास्त्र में देखने को मिलती हैं। इसका कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य ने ही लिखा था, इसको कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य लेटर एम्बेरेस जैनिज्म अंडर भद्रबाहु। अब हम जैनिज्म की बात करने से पहले देखूंगा कि भाई ये अब इसमें जिसमें ये चीज लिखी हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य लेटर एम्बेरेस्ड जैनिज्म अंडर भद्रबाहु। अब भद्रबाहु से काफी कुछ मतलब ये प्रभावित थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने मतलब जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। अब जैसे मैं देखूंगा बुद्धिज्म जैनिज्म क्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि उस समय में ब्राह्मणवाद का काफ़ी कुछ बोलबाला था, वहाँ पर जाति प्रथा हो, भेदभाव हो, रूढ़िवादी और काफ़ी आडंबर वगैरह चीज़ थी। तो इसी के प्रतिरोध में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ। जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हम जैसे हम देखते हैं कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीविका, ये सब कुछ उसी समय की बात है, थोड़े आगे पीछे रहे होंगे, उसी समकालीन उसी समय के टाइम पीरियड की बात है कि तीनों चीज़ स्टार्ट हुई। बुद्धिज्म की हम जैसे बात करेंगे उसके मतलब कि गौतम बुद्ध थे, शुरुआत उन्होंने की, है ना। तो उन्होंने अष्टांग वगैरह इस सब के बारे में बोला कि भाई हम इससे वो कर सकते हैं। जैसे हम जैनिज्म की बात करें, जैनिज्म में हमें 24 तीर्थंकर के बारे में हमें पता चलता है। तो जैसे कि उसमें महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं, और जो हम फर्स्ट तीर्थंकर हैं, सेकंड तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर जो 24वें हैं वो महावीर स्वामी हैं। तो महावीर स्वामी का हम देख सकते हैं कि जो जैनिज्म के मेन जो लीडर हम बोल सकते हैं कि वो महावीर स्वामी थे। आजीविका की बात करते हैं, आजीविका एक तरीके से नीतिवाद की बात करता है। आजीविका वो ये नहीं बोलता है कि आप ये करो, वो उसका कहना होता है कि एक तरीके से सब कुछ फिक्स है, आप कुछ भी ये पुण्य करो पाप करो, सब कुछ पहले से ही नीति में लिखा हुआ है। नीतिवादी सब कुछ है, पहले से सब कुछ निर्धारित है। जबकि बुद्धिज्म जैनिज्म बात करते थे सही योग की, ध्यान की, सही कर्मों की, सही कार्यों की, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। और जो आजीविका है वो एकदम नीतिवाद की बात करता था, इन सब से हट करके जो कुछ आप कर रहे हो सब कुछ ठीक है, पहले से ही लिखा हुआ है। तो वो नीतिवाद की बात करता था आजीविका। तो इसी से ये सब चीज़ें थी। तो ये तो बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जैनिज्म से काफ़ी कुछ प्रभावित थे, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य लेटर एम्बेरेस्ड जैनिज्म अंडर भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे, भद्रबाहु एक तरीके से हम देखते हैं जैनों के प्रमुख या संत हम बोल सकते हैं। उनकी बातों से काफ़ी कुछ प्रभावित थे
चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। भद्रबाहु के कहने पे भद्रबाहु की शरण में चले गए, एक तरीके जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया। एंड वेंट टू शरणबेलगोला। अब ये कहाँ चले गए? वो शरणबेलगोला, मतलब जो कर्नाटका का रीजन है, वहाँ पर चले गए। ही प्रैक्टिस संलेखना एंड डेड इन जैन फैशन इन 299 BC। अब 299 BC में उन्होंने एक स्वर्ण जैनिज्म तो अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन 299 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसी हुई? तो उन्होंने की संलेखा प्रैक्टिस की थी। अब संलेखा क्या होता है? जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है संलेखना। इसमें व्यक्ति को ये बोला जाता है कि व्यक्ति अपने पापों से प्रायश्चित करने के लिए संलेखा प्रैक्टिस करता है, कि मतलब कि उसको मृत्यु को अपने आप में लाने के लिए व्यक्ति अपने आप क्या करता है कि जो वो बहुत दिन पहले से खाना पीना छोड़ देता है, एक तरीके से अन्न जल का त्याग कर देता है, और तपस्या में की उसमें ही रहता है, और एक तरीके से समाधि तरह का बोल सकते हैं हम, कि अभी भी कई जैन जो ऋषि मुनि हैं वो संलेखा को प्रैक्टिस करते हैं। तो उसने भी, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने भी मतलब संलेखा को प्रैक्टिस किया और अपने प्राण त्याग दिए। तो हम देखते हैं कि यहीं पर हुआ था। एंड डेड इन जैन फैशन इन 299 BC। 299 BC में इनका मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। आफ्टर हिज डेथ बिंदुसार हिज सन बिकम एम्परर। अब इनके बाद में कौन आया? इनका बेटा आया चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार। अब बिंदुसार आया, इनका बेटा राजा बना। अब बिंदुसार नाम क्यों पड़ा? अब कई लोग बोले चंद्रगुप्त मौर्य तो चलो ठीक था, बिंदुसार नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जैसे कि हम देखते हैं जो चाणक्य थे, चाणक्य काफ़ी कुछ देख सकते हैं, काफ़ी कुछ विजनरी लीडर्स देख सकते हैं हम। तो उन्होंने अपने शत्रुओं से बचने के लिए, अपने दुश्मनों से बचने के लिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उसको कुछ क्षति ना हो, तो इसलिए उनके खाने में पर डे थोड़ा-थोड़ा ज़हर दिया करते थे, ताकि ज़हर से मतलब उसकी जो क्षमता वगैरह है, कोई ज़हर देने की कोशिश करे तो उसको ज़हर का असर ना हो। धीरे-धीरे करते-करते एक दिन हुआ ये कि उसकी जो वाइफ़ थी चंद्रगुप्त मौर्य की, कि उसने वो खाना खा लिया। वो खाना बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के लिए था, लेकिन उसने नहीं खा के उसकी जो वाइफ़ थी उसने खा लिया। उसी समय उसकी जो वाइफ़ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उसी समय हुआ ये कि उस जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ़ थी उसकी पूरी बॉडी में ज़हर फैल गया, और बड़े-बड़े वैद्यों के कहने पे फिर चाणक्य ने उनको बुलाया और उनको कहा कि भाई इसके उसमें करो। तो उन्होंने पूरे ज़हर को, विष को इकट्ठा किया, और एक तरीके देख सकते हैं तो जो बच्चा था बिंदुसार, उसके मस्तिष्क पे एक तरीके का पूरा ज़हर को इकट्ठा कर दिया। तो जब वो पैदा हुआ तो उसके मस्तिष्क पे एक निशान बन गया था बिंदु का, तो इसलिए उसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो ये बिंदुसार नाम उस तरीके से पड़ा। अब बिंदुसार हम देखते हैं, बिंदुसार इम्पोर्टेंट तो नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन फिर भी इसने जो चीज़ों को अडॉप्ट किया है, हम वो सब चीज़ें देख सकते हैं। नॉट अ सिग्निफिकेंट रूलर फॉर एग्जाम, मतलब कि सिग्निफिकेंट रूलर मतलब एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉलोड आजीविका। अब जैसे मैंने बात की थी बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविका की, तो जैसे कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैनिज्म अडॉप्ट किया था, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर इसने आजीविका अडॉप्ट किया, इसे नैतिवाद को अडॉप्ट कर लिया था, नैतिवाद को मानने लगा था, उसका फॉलोअर बन गया था। एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टू होल ऑफ इंडिया, और इसने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में एक्सपेंड किया, अपने भारत में पूरा विस्तार किया था। वन ऑफ हिज सन्स वॉज अशोका, और इसी का बेटा था अशोक, जिसके हम बात करते हैं, जिसने धम्म की नीति अपनाई है। कुछ जगह बोलते हैं कि अपने भाइयों को मार के अपनी गद्दी बैठ गया, और इसके मतलब हमें शिलालेख वगैरह मिलते हैं अशोक की धम्म की नीति। तो ये बहुत महान शासक रहा है। तो हम इसी का, बिंदुसार का बेटा ही था अशोक। वॉज मोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब शासक रहा है एग्जाम की दृष्टि से। और हम देख सकते हैं कि जो ग्रीक वगैरह के हम देख सकते हैं, ग्रीक में जैसे हमने बात की गवर्नर वगैरह की, तो जो ग्रीक टेक्स्ट हैं, ग्रीक टेक्स्ट में संड्रकोट्स बोला गया है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो पहले हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य की, उसका बेटा बिंदुसार था, तो आज हम इन दोनों के बारे में बात हुई। लेकिन बिंदुसार का बेटा आएगा कौन? अशोक। तो हम अशोक के बारे में आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।